नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजनीति। और राजनीति में सबसे पहले मैं दिखाता हूं आपको राजनीति में खबरों का आज का मैनिफेस्टो क्या है। तो पहली खबर लीड स्टोरी में दिखाऊंगा आपको मैं बिहार के सुशासन कैसे आईसीयू में पहुंच चुका है। बिहार में कानून नहीं बल्कि सिर्फ गैंग चल रहा है। इसके पीछे कहने के लाइव सबूत में दिखाऊंगा आपको। इसके बाद बात होगी अपराध से दम तोड़ते बिहार में कौन है जो मटन पार्टी में मस्त है। नेता मीट मटन की पार्टी में मस्त हैं, लेकिन अपराध करने वाले व्यवस्था को कैसे ध्वस्त कर रहे हैं, आज की राजनीति में उसके ताजा सबूत मैं दिखाऊंगा। मैं दिखाऊंगा आपको आज डाक कावड़ी उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिन क्यों उनके लिए सेंसिटिव है। डाक कावड़ क्या होता है, उत्तर प्रदेश पुलिस कैसे सुपर अलर्ट हो चुकी है और अगले 72 घंटे यानी 3 दिन उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों के लिए सेंसिटिव क्यों कहे जा रहे हैं, उसके पीछे की वजह बताऊंगा। तो बात होगी मराठी के नाम पर एमएनएस की गुंडागर्दी। एमएनएस कार्यकर्ताओं के नए कारनामे कौन से हैं, भाषा को लेकर जो विवाद है, जो द्वंद्व है, उसमें नया पड़ाव कौन सा है, मैं आज दिखाऊंगा। बात होगी ऑल इंडिया बुलडोजर स्ट्राइक की भी। कहां पर गौमांस का अवैध व्यापार चल रहा था और बुलडोजर वहां पहुंचा तो क्या हुआ, यह रिपोर्ट भी आज आपको देखनी चाहिए। और आखिर में दिखाऊंगा आपको छांगुर पर एक और बड़ा खुलासा। इस्लाम अपनाने के लिए छांगुर कैसे देश के बड़े नेताओं का नाम लेकर धमकी देता था, योगी और मोदी का नाम लेता था, वो भी आज आपको जरूर देखना चाहिए। लेकिन सबसे पहले पहली लीड सुन। बिहार में अपराध बेलगाम है। हर दिन बिहार में क्राइम ग्राफ लगातार ऊपर उठता जा रहा है। हाल ये हो चुका है कि बदमाशों को कोई खौफ नहीं है, कोई रोक, कोई रुकावट नहीं है। सरकार सिर्फ बेपरवाह नजर आ रही है। हत्याओं का सिलसिला एक कारोबारी की हत्या से शुरू होता है, उसके बाद अस्पतालों में हत्याएं होती हैं, सड़कों पर गोलियां चलती हैं, गांव में खून की नदियां बहा दी जाती हैं और होता है पुलिस थानों के अंदर तो सिर्फ ये कागजी कार्रवाई। एक केस नंबर देकर के केस दर्ज कर लिया जाता है और फिर मृतकों का पोस्टमार्टम करा लिया जाता है। लेकिन अपराधी कहां है, कौन कर रहा है अपराध, इस बारे में कोई छानबीन शायद नहीं की जाती। तो यही सवाल है कि क्या अब सुशासन की क्राइम कंट्रोल करने में गाड़ी बेपटरी हो चुकी है। बिहार में क्राइम किस कदर आउट ऑफ कंट्रोल है, इसकी बानगी ये 5 तस्वीरें हैं। पटना में आईसीयू में घुसकर मर्डर किया जाता है। दानापुर में युवक की धारदार हथियार से बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। मधेपुरा में घर में घुसकर हत्या हो जाती है तो रोहतास में किसान को भी निर्ममता से मार दिया जाता है। सीतामढ़ी में पहले तो चाकू से गोद कर हत्या की गई और फिर शव को रेलवे ट्रैक के पास फेंक दिया गया। तारीख 17 जुलाई, जगह पटना। वारदात अस्पताल में घुसकर मर्डर। राजधानी पटना में 5 बदमाश पारस हॉस्पिटल में घुसे, सीधा एक मरीज को निशाना बनाया और ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। तस्वीरों में देखिए, 1, 2, 3, 4 और 5। नहीं चेहरे को ढक रखा है, नहीं चेहरे पर किसी तरह का खौफ है। बेखौफ होकर पारस अस्पताल के कमरा नंबर 209 में हाथों में ऑटोमेटिक हथियार लेकर ये दाखिल होते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग कर अस्पताल के आईसीयू में एडमिट युवक को मौत के घाट उतार देते हैं। वार्ड में घुस के, ये पारस अस्पताल है और इसी पारस अस्पताल में घुस के गोलियां मारी गई और चंदन मिश्रा एक दुर्दांत अपराधी रहा था और उसको पैरोल पर यहाँ पर इलाज के लिए लाया गया था। जिसे मारा गया उसका नाम था चंदन मिश्रा। वही चंदन मिश्रा जो हत्या के आरोप में बेऊर जेल में बंद था। चंदन मिश्रा की तबीयत खराब थी, इसीलिए वो इलाज के लिए जेल से पैरोल पर बाहर आया था। पारस अस्पताल में इलाज करवा रहा था, लेकिन अस्पताल में ही गोलियों से चंदन मिश्रा को भून दिया गया। इलाज के क्रम में ये यहाँ भर्ती थे। भर्ती रहने में इनके जो संभवतः जो विरोधी गुट वाले थे, उनके द्वारा यहाँ आके इनको गोली मारी गई है। कई गोलियां लगी हैं, इनको इलाजरत है अभी। और इसमें हम लोग बक्सर पुलिस की मदद से आइडेंटिफाई करवा रहे हैं कि इनका विरोधी गैंग में कौन कौन थे। जो शूटर थे उनका चेहरा हम लोग फोटो मिल गया है और हम लोग आइडेंटिफाई करवा रहे हैं। ये देखने से प्रतीत हो रहा है कि इनकी जो चंदन शेरू गैंग हुआ करता था बक्सर में, उसी गैंग से संबंधित है। पटना में अस्पताल के अंदर हुए इस मर्डर की तहकीकात पुलिस कर ही रही है, लेकिन पटना से महज 13 किलोमीटर दूर दानापुर में हत्या की एक और वारदात से सनसनी फैल गई।
दानापुर में अपराधियों ने एक युवक की धारदार हथियार से काटकर निर्मम हत्या कर दी। शव को गांव के ही एक दरवाजे के पास फेंककर फरार हो गए। मृतक की पहचान शिवम उर्फ बंटी के रूप में हुई है। दानापुर के चित्रकूट नगर में अपने पिता के साथ रहकर वो पढ़ाई करता था। धारदार हथियार से सर में हत्या की गई। आवश्यक कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। क्या करता था? पढ़ाई लिखाई करता था, जैसे ये बता रहे हैं परिवार लोग, पढ़ाई लिखाई करता था। उम्र करीब 20 साल है इसमें। कहाँ के रहने वाला था? बस अपने घर के सामने ही उसके रास्ते पर इसका ये ग्राम हत्याकांड। हत्या कहाँ पे हुआ? बस घर के सामने रास्ते पर ही हुआ। मधेपुरा में तो अपराधियों के हौसले और बुलंद हैं। यहाँ घर में घुसकर एक युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। दरअसल युवक अपने घर में सोया था कि इसी बीच अज्ञात अपराधी आए और उसके बाद घर में घुसकर युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। जिस तरह से बिहार में अपराध बेलगाम है और कभी भी कहीं भी किसी की भी हत्या की जा रही है, उसे लेकर बिहार के कानूनी व्यवस्था पर सवाल उठने लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो क्या ये माना जाए कि बिहार में क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है? ये सवाल क्यों है उसकी जद में पटना के पारस अस्पताल में गैंग वॉर, क्योंकि जहां चंदन मिश्रा को मौत के घाट उतारा गया, उस अस्पताल की लोकेशन जरा जानना बहुत जरूरी है आपको। पारस अस्पताल जहां है वो पटना का एक पॉश इलाका है, बेली रोड। यहां से लगभग 3 किलोमीटर दूर एक अणे मार्ग है, यानी मुख्यमंत्री आवास है। करीब 4 किलोमीटर दूर राजभवन है। करीब 4 किलोमीटर दूर यहां से पटना सचिवालय और करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर है यहां से शास्त्री नगर थाना। यानी पूरी जो पेरिफेरी है ये पटना का वीवीआईपी इलाका। इस इलाके में आमतौर पर समझा जाता है कि वीवीआईपी इलाका है तो सुरक्षा और ज्यादा मजबूत होगी, पुलिस और ज्यादा चौकन्नी होगी। लेकिन इसी अस्पताल में, इसी इलाके में दिन दहाड़े अस्पताल में घुसकर मर्डर किया जाता है, तो सबसे पहला सवाल खड़ा होता है वहां की कानून व्यवस्था को, वहां की राजनीतिक जिजीविषा को लेकर के। बिहार की आवाम आज की तारीख में ताबड़तोड़ मर्डरों की वारदात से दहशत में है। तो इस बीच बिहार पुलिस ने सुपारी किलिंग रोकने के लिए एक शूटर सेल भी बना दी। ये शूटर सेल क्या है, अब इसको समझना आपके लिए जरूरी है। संगठित गैंग यानी ऑर्गेनाइज क्राइम जो चलाते हैं उनके खिलाफ ये शूटर सेल बनाई गई। एसटीएफ के द्वारा ये सुपारी किलर निगरानी सेल बनाई गई। पूरे राज्य के जितने सुपारी किलर्स हैं, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट लेकर किसी को मारते हैं, उनका पूरा डेटाबेस तैयार किया जाए। ऐसे लगभग 1290 अपराधी हैं और इन्हीं अपराधियों की संपत्तियों की पहचान भी कर ली गई। एक बार फिर से इन अपराधियों पर चल रहे केस को लेकर के इनका त्वरित निपटारा हो, जल्द से जल्द सजा हो, केसेस खत्म हो, इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट को फिर से गठित किया जाएगा। अगर कोई ऐसा व्यक्ति पाया जाता है जिसके पास हथियार है लेकिन वो नाबालिग है, तो उसके माता पिता को जेल भेजा जाएगा। ड्रग नेटवर्क के लिए नारकोटिक्स सेल को एक्टिव कर दिया गया। अगर बहुत ज्यादा गंभीर कोई क्राइम होता है, उन्हीं के लिए, उनके आरोपियों को सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट तैयार हो रही है। इस साल 700 अपराधी और 82 नक्सली गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं। लेकिन यह सिर्फ एक पहलू है इस पूरी घटना का। असली पहलू, गंभीर पहलू जिसके ऊपर सवाल हैं, वो है पटना में फिल्मी स्टाइल में जब 5 बदमाश पारस अस्पताल में घुसते हैं। कमरा नंबर 209 ताबड़तोड़ फायरिंग की जाती। यहां पर एक चंदन मिश्रा नाम का व्यक्ति था जिसको गोलियों से छलनी किया जाता है। यह बताता है कि इस वक्त बिहार के अंदर पुलिस की हैसियत क्या है और अपराधियों के हौसले कहां हैं। सुशासन की सरकार आईसीयू में है। बेखौफ बदमाश अस्पताल में गैंग वॉर। बिहार में अपराधियों का राज है या नीतीश कुमार का, अब यही सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि यहाँ कोई भी आता है, किसी को भी गोली मारता है और निकल जाता है। न कानून का डर, न खाकी का खौफ। बिहार में क्राइम पर क्राइम हो रहे हैं, लेकिन लगता है कि सुशासन की पुलिस शायद सिर्फ लाशें गिन रही है। पटना में गैंग वॉर,
सुशासन लाचार। बिहार में अपराधियों के आगे सुशासन सेना ने किस कदर सरेंडर कर दिया है उसकी तस्वीरें देख लीजिए। आरोपी नंबर 1, आरोपी नंबर 2, आरोपी नंबर 3, आरोपी नंबर 4, आरोपी नंबर 5। पहचान लीजिए, बिहार की राजधानी पटना में अस्पताल के अंदर घुसकर गैंगवॉर को अंजाम देने वाले ये 5 आरोपी हैं, जो बेखौफ होकर पारस अस्पताल के आईसीयू में दाखिल होते हैं, कमरा नंबर 209 में मौत का खेल खेलते हैं और फिर बड़े आराम से फरार भी हो जाते हैं। तस्वीरों में देखिए, किसी भी अपराधी ने चेहरा नहीं ढक रखा, ये जानते हुए भी कि अस्पताल में कोने कोने में सीसीटीवी कैमरा लगे हैं। अपनी पहचान छिपाते नहीं बल्कि दिखाते हैं। एक एक कर हथियार निकालते हैं, फिर ऑटोमेटिक पिस्टल को लोड करते हैं, बेधड़क उस कमरे में दाखिल होते हैं जहां एक नामी अपराधी चंदन मिश्रा का इलाज चल रहा था। चंद सेकंड में ही 5 चंदन के शरीर को छलनी कर देते हैं, फिर पारस अस्पताल से बिहार की कानून व्यवस्था को चुनौती देते हुए फरार भी हो जाते हैं। दरअसल चंदन मिश्रा बेऊर जेल में बंद था और पैरोल पर इलाज कराने के लिए पारस अस्पताल में दाखिल हुआ था। चंदन मिश्रा बिहार के बक्सर का बड़ा गैंगस्टर था। कुख्यात ओंकारनाथ सिंह उर्फ शेरू गैंग का शागिर्द था। चंदन पर हत्या, लूट और अपहरण के कई मामले दर्ज थे। चूना व्यवसायी राजेंद्र केसरी हत्याकांड में सजा काट रहा था। खबर है कि चंदन और शेरू के बीच किसी बात को लेकर लड़ाई चल रही थी। इसी बीच जब पैरोल के दौरान इलाज के लिए चंदन पारस अस्पताल पहुंचा तो उसकी हत्या कर दी गई। अब सवाल है कि क्या पटना में क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है? क्या अपराधियों पर पटना पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है? और क्या बिहार की राजधानी अब क्राइम कैपिटल बन चुकी है? ये सवाल इसलिए क्योंकि अब तक पटना की सड़कों पर कारोबारी, वकील और स्कूल संचालक की हत्या हो रही थी। अब तो खुलेआम गैंग वॉर होने लगा है। संभवतः वहाँ पे जो गैंग वॉर है उसी को लेकर हो सकता है ये अंदरूनी मामला भी हो सकता है, इसमें हम लोग पता करवा रहे हैं। लेकिन जो शूटर आए थे उनका फोटो हम लोग को मिल गया है और बक्सर पुलिस की मदद से हम लोग आइडेंटिफाई करके उनको पहचान कर रहे हैं। भागने के क्रम में भी वो बक्सर जिला की तरफ भागे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वह चेकिंग करके पता करें। पुलिस गैंगवॉर के एंगल से जांच में जुटी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या बिहार में चुनाव से पहले अब कानून का राज पूरी तरह खत्म हो गया है? पटना से प्रशांत झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिहार में नेता हूं, बिहार में व्यापारी हूं या बिहार में आम लोग, उनके ऊपर जो लगातार हमले हुए उसके बाद खुलेआम गैंग वॉर मारना शुरू हो गया। बिहार में बढ़ते अपराध पर इंसास AK-47 ये लगाम लगाने जा रहे हैं। हम सोचेंगे कि भाई लगाम लगाने के लिए किसी फोर्स के अलावा, किसी यूनिट के अलावा ये हथियारों का नाम क्यों लिया जा रहा है? तो इसके पीछे की वजह है क्योंकि बिहार पुलिस अब अपनी सारी पुरानी 303 राइफल हटाने जा रही है। अब सिपाहियों के हाथ में 303 नहीं बल्कि हाईटेक हथियार होंगे, जिसमें इंसास को शामिल किया जा रहा है, AK-47 को शामिल किया जा रहा है, AK-203 राइफल को शामिल किया जा रहा है। ये बिहार में पुलिस के हाथ में नए हथियार सौंपे जा रहे हैं। और जो सेंसिटिव इलाके हैं बिहार के अंदर, वहां जवानों को पिस्तौल भी दी जाएगी। इसके लिए जवानों को खास ट्रेनिंग भी दी जाएगी। अब ट्रेनिंग वो कैसी होगी, ट्रेनिंग कितनी क्वालिटी वाली होगी, इस पर भी कई सवाल उठ सकते हैं। लेकिन फिलहाल की खबर यह है कि इंसास कार्बाइन AK-47 से अपराधियों का एनकाउंटर आसान होगा, क्योंकि अभी तक अपराधियों के पास में अत्याधुनिक हथियार होते थे और पुलिस वालों के हाथ में ये 303 की पुरानी राइफल है, जिनको कई बार लोडिंग टाइम बहुत ज्यादा लग जाता था। तो अभी दलील दी जा रही कि चूंकि पुलिस वालों के हथियार बदल दिए जाएंगे तो बिहार के अंदर अपराध कम। लेकिन ये बात सच है और ये बात तथ्यात्मक तौर पर सामने आ चुकी है कि आज की तारीख वो तारीख है जबकि बिहार के अंदर क्राइम बेलगाम है। वहां मर्डर भी हो रहे हैं, वहां लूटपाट भी हो रही है और जनता सिर्फ त्राहिमाम कर रही है। लेकिन इसके ठीक हो, जहां लोगों के बीच में अपनी जान जाने का खौफ है, सामान के लुट जाने का खौफ है, तो वहां के जो नेता हैं वो मटन पार्टी की मस्ती में। जेडीयू नेता मटन पार्टी की तस्वीरें साझा करते हैं तो विपक्षी पार्टी इसे फौरन लपक करके राजनीति के द्वंद्व के बीच में निशाना साधती है और ये कहती है कि क्राइम के बीच ये मटन पॉलिटिक्स कैसे तेज हो जाती है। जहां एक तरफ बिहार में क्राइम का ग्राफ चढ़ रहा है, मर्डर पर मर्डर हो रहे हैं, कारोबारी से लेकर नेता तक, वकील से लेकर किसान तक अपराधियों के गोलियों का शिकार हो रहे हैं, आम जनता त्राहिमाम कर रही है, तो दूसरी तरफ बिहार के सियासतदान सावन के महीने में मटन पार्टी में मस्त हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि बिहार में क्या हो रहा है।
तस्वीरें जेडीयू के सीनियर नेता ललन सिंह की मटन पार्टी की है। जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने जमकर मटन पार्टी का लुत्फ भी उठाया, लेकिन सावन के पवित्र महीने में मटन पार्टी ने नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। भोजन बनल हो, बढ़िया भोजन हो, सावन के भी इंतजाम हो, सावन वाला भोजन के भी हो, आज सावन नहीं मनावा हो करो। सवाल है कि बिहार का लॉ एंड ऑर्डर दम तोड़ रहा है, बजाय उसे दुरुस्त करने के जेडीयू के नेता मटन पार्टी क्यों कर रहे हैं? जब कोई आदमी बचेगा नहीं, ललन जी मटन पार्टी दें, चाहे प्रशांत जी बिरयानी पार्टी दें। इन लोगों की ना प्रशांत जी को बिहार के 12 करोड़ 13 करोड़ लोगों की चिंता है कि कौन मर रहे हैं कौन हार रहे हैं, ना ललन बाबू। तस्वीरें जब सामने आई तो सियासत के गलियारों में मटन पार्टी पर बवाल मच गया। केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के कद्दावर नेता ललन सिंह का वीडियो जैसे ही सामने आया, विपक्षी खेमे ने इसे लपक लिया। यही है असली चाल चरित्र चेहरा एनडीए वालों का, आज उजागर हो गया, एक्सपोज हो गए पूरी तरह से ये लोग पर्दे के पीछे क्या क्या करते हैं। आरजेडी ने सवाल उठाया तो जेडीयू ने भी लालू की पार्टी को नैतिकता की याद दिला दी। पापा से नहीं पूछे कि पापा जी राहुल गांधी जी को क्या दिए थे? अरे इस देश के अंदर संविधान है, संविधान खाने पीने रहने की आजादी देती है। विदेश से में ज्ञान को राजनीतिक हलंत लग जाता है। बिहार की सियासत से मटन का पुराना रिश्ता रहा है और बार बार इस मसले को लेकर सत्ता पक्ष यानी बीजेपी, जेडीयू और विपक्ष यानी आरजेडी कांग्रेस टकराती रही है। इससे पहले के चुनाव में लालू यादव ने राहुल गांधी को मटन बनाकर खिलाया था, वो भी सावन का ही महीना था। इसके बाद भी जमकर बयानबाजी हुई थी। फिर नवरात्र के आसपास लोकसभा के चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव ने मछली खाते हुए एक वीडियो पोस्ट कर दिया था, जिसको लेकर भी बीजेपी और एनडीए के नेताओं ने जमकर बवाल काटा था। अब ललन सिंह ने सावन में मटन पार्टी देकर नया सियासी मोर्चा खोल दिया है। लेकिन सवाल मटन पार्टी का नहीं है, सवाल है जब बिहार में अपराध चरम पर है, उस वक्त सत्ताधारी पार्टी के नेता संजीदगी दिखाने की बजाय मटन पार्टी का आनंद क्यों उठा रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बिहार में अपराधी बेकाबू है, मटन पॉलिटिक्स है, इस पर राजनीति में आर पार की जंग भी चल रही है। अपराध बेलगाम है और सुशासन पर कई सवाल हैं। अस्पताल के अंदर जब उसकी सिक्योरिटी और सुरक्षा व्यवस्था है, फिर इस तरह की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी पूरी जांच तहकीकात होगी और कोई बचेगा नहीं अपराधी। सरकार संकल्पित है, बिहार के मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं कि पाताल से भी ढूंढ के अपराधी को ठोकेंगे। प्रशासन पंगु हो चुका है, अब तो डर सबको लग रहा है कि अब हम जाए तो कहां जाए, चिकित्सालय भी सुरक्षित नहीं है। मुझे इस बात का अफसोस है कि 14 करोड़ बिहार वासियों का भविष्य अचेत मुख्यमंत्री के हाथों में रहने के कारण आज अपराधियों का कहर पूरे बिहार में देखा जा रहा है। और अब बात डाक कांवड़ की करते हैं। कांवड़ियों की बड़ी आस्था होती है, तभी सैकड़ों किलोमीटर का सफर पैदल तय करके वो अपने आराध्य के लिए जलने पहुंचते हैं। इसी को लेकर उत्तर प्रदेश में अगले 72 घंटे यानी 3 दिन को बहुत सेंसिटिव घोषित कर दिया गया। यूपी पुलिस डाक कांवड़ ले जाने वालों को शपथ भी दिला रही है कि कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़िए नियमों का पालन करें और हुड़दंग बिल्कुल ना बचाएं। लेकिन डाक कांवड़ की खासियत क्या है? अगले 72 घंटे सिर्फ डाक कांवड़ के लिए सेंसिटिव क्यों घोषित किए गए हैं, देखिए जरा। मोटरसाइकिल का साइलेंसर नहीं उतारेंगे, तो डीजे की हाइट भी कम रखेंगे, डीजे की हाइट भी कम रखेंगे और आवाज भी कम रहेगी। सड़कों पर सुरक्षा बढ़ाने के साथ साथ कांवड़ियों के दिल तक पहुंचने की कोशिश की गई है। पालन करेंगे। पुलिस ने सभी डाक कांवड़ियों के साथ एक ग्रुप मीटिंग की। मुजफ्फरनगर में डाक कांवड़ चलने वाले कांवड़ियों को मुजफ्फरनगर पुलिस शपथ दिला रही है। शपथ इस बात की कि जब भी डाक कांवड़ निकलता है तो जो कांवड़िए हैं बाइक से चलते हैं और उस बाइक का साइलेंसर निकाल दिया जाता है। और कई बार देखा गया है कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया जाता है और डीजे चलाया जाता है जिसकी आवाज़ काफ़ी तेज होती है। इसलिए मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक पहल शुरू की है।
कांवड़ियों को समझाया गया कि आस्था का सम्मान तभी टिकता है जब उसमें अनुशासन हो। पुलिस ने कांवड़ियों को शपथ दिलाकर सुरक्षा के साथ नियम समझाए और इन सभी नियमों का पालन करने की शपथ दिलवाई गई। इस बार आप लोग जब बाइक लेके जाएंगे डाक कांवर के लिए तो बाइक का साइलेंसर नहीं निकालेंगे? नहीं निकालेंगे। अब की बार बाइक का साइलेंसर नहीं निकालेंगे। अब की बार जब पुलिस प्रशासन ये कह रहा है कि साइलेंसर नहीं उतारेंगे तो अब की बार उससे अच्छे से नियम का पालन करेंगे। और वजह भी साफ है, हरिद्वार से शुरू होकर ये कांवड़ रूट पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे संवेदनशील जिलों जैसे मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर और बागपत से होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश में क्या शपथ दिला दी गई? ये शपथ क्या है कांवड़ियों को दिलाई जा रही, बताता हूं मैं आपको। शपथ है कि सरकार के नियमों का पालन करना होगा, बाइक का साइलेंसर हटाना नहीं होगा, डीजे का साउंड तय मानकों के मुताबिक होना चाहिए, डीजे का जो साइज है, उसकी हाइट है, उसकी जो वॉल्यूम है वो भी तय मानकों के मुताबिक होगी। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किसी भी सूरत में नहीं किया जाएगा। किसी भी तरीके का कोई भी हुड़दंग पूरी डाक कांवड़ के दौरान नहीं करवाया जाएगा। ये सब शपथ दिलाई गई डाक कांवड़ करने वालों को। इस सावन के महीने में मुरादाबाद में पहले एक पोस्टर लगाया जाता है, हिंदुओं को सावधान किया जाता है, एक बड़ी साजिश की बात की जाती है और फिर उसी पोस्टर को रात के अंधेरे में फाड़ दिया जाता है। पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, इस मामले की तह तक पहुंचती है। तो पुलिस के सामने जो तथ्य सामने आते हैं उनको आप जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। हिंदू रहे सावधान, मुरादाबाद में पोस्टर वॉर। हिंदुओं को सावधान करने वाले पोस्टर की सच्चाई क्या है? मुरादाबाद का शहर, जीएमडी रोड, भीड़ भाड़ वाला बाजार, दिन भर लोगों की आवाजाही। लेकिन बीते दिन यहां कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे शहर को चौंका दिया। मुरादाबाद के जीएमडी रोड पर हर तरफ चेतावनी से भरे पोस्टर लगे हैं जिसमें लिखा है, धर्म बदलकर खाने पीने की वस्तुएं बेचकर हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट किया जा रहा है, कृपया हिंदू सावधान रहें। ये पोस्टर किसने लगाए, क्यों लगाए, कब लगाए, कोई नहीं जानता। लेकिन 24 घंटे में ही ये पोस्टर फाड़ दिए गए। आप देख सकते हैं जगह जगह ये पोस्टर लगाए गए थे जिसके अंदर लिखा हुआ था, धर्म बदलकर खाने पीने की वस्तुएं बेचकर हिंदू समाज का धर्म भ्रष्ट किया जा रहा है, कृपया हिंदू सावधान रहे। इस तरीके के पोस्टर लगाए गए थे। हालांकि कल ये पोस्टर लगाए गए थे, रात में किसी वक्त ये पोस्टर जो है फाड़ दिए गए हैं। दरअसल पोस्टर के जरिए हिंदुओं को सावधान किया जा रहा था कि सावन के महीने में हिंदू धर्म के खिलाफ साजिश रची जा रही है। लेकिन पोस्टर लगाए जाने के 2 दिन बाद ही सारे पोस्टर को फाड़ दिया गया और रह गया सिर्फ एक सवाल, क्या ये सिर्फ चेतावनी थी या आग लगाने की कोशिश? ये बताए किस तरीके के पोस्टर यहाँ पे लगाए गए थे? ये पोस्टर तो कोई लगे हुए थे खाने पीने के लिए, किसी ने फाड़ दिए पोस्टर सारे। कब लगाए गए थे? ये परसों लगे थे। तो ये फाड़ा किसने, कुछ नहीं जानकारी, कोई जानकारी नहीं। हालांकि जब पुलिस ने पूरे मामले की छानबीन की तो जांच में पता चला कि ये पोस्टर 2 मोमोज की दुकानों के बीच आपसी प्रतिस्पर्धा के कारण लगाए गए थे। पुलिस ने एक स्थानीय फास्ट फूड दुकानदार और उसके नौकर को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। मोमोज के ठेले लगाने वालों के बीच की आपसी प्रतिस्पर्धा के चलते एक व्यक्ति ने इस पोस्टर को लगाया था। पोस्टर का इसमें धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने संबंधी कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आए हैं और इसमें हम लोग अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। पूरे मामले का खुलासा होने के बाद अब मुरादाबाद में हालात सामान्य हैं और पोस्टर वाले दहशत का अब अंत हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस बीच बड़ी खबर महाराष्ट्र विधानसभा से। महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी एमएलए और एनसीपी नेताओं के बीच झड़प हुई है। महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी के विधायक हैं गोपीचंद पडलकर और एनसीपी के नेता हैं जितेंद्र आव्हाड। इन दोनों के बीच में झड़प हुई है महाराष्ट्र विधानसभा के अंदर। तस्वीर जरा देखिए, जितेंद्र आव्हाड जो कि एनसीपी के नेता हैं और बीजेपी के विधायक हैं गोपीचंद पडलकर, इन दोनों के बीच में झड़प हुई। दोनों को हालांकि समझाया बुझाया गया, लेकिन दोनों ही पक्षों के लोग भी आपस में एक दूसरे के ऊपर शुरुआत में निशाना साधते नजर आए, फिर बाद में दोनों के समर्थकों ने उनको खींच करके अलग किया, लेकिन बात हाथापाई और मारपीट तक पहुंच गई थी बीजेपी एमएलए और एनसीपी नेता के बीच। जमा करा पास
नेताओं की तस्वीर आप देख रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा के अंदर की तस्वीर। विधानसभा में बीजेपी के विधायक थे गोपी चंद पडळकर और एनसीपी के नेता जितेंद्र आव्हाड, जिनके बीच में अचानक बहस शुरू होती है। इस पूरी तस्वीर का पहला हिस्सा मैं दोबारा दिखाऊं आपको। उसके पहले हिस्से में देखें कि आपस में लात घूंसे तक चलते हुए नजर आएंगे आप। जैसे ही दोनों के बीच में मारपीट हुई, हाथापाई हुई, उसके ठीक बाद जितेंद्र आव्हाड के समर्थक वहां पहुंचे और जितेंद्र आव्हाड के समर्थकों ने जितेंद्र आव्हाड को रोका और गोपीचंद पडळकर के समर्थकों ने गोपीचंद पडळकर को रोका। उसके बाद दोनों को अलग अलग किया गया। जमा करा पास एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा के अंदर की तस्वीर है। हर दूसरे दिन मराठी अस्मिता के नाम पर कहीं ना कहीं एमएनएस के कार्यकर्ता मारपीट कर रहे हैं। उसकी खबरें, उसकी तस्वीरें सामने आ रही। एक और मामला सामने आया मुंबई के ही विक्रोली का, जहां मराठी वर्सेस मारवाड़ी की लड़ाई शुरू हो चुकी। यहां एक मारवाड़ी शख्स के सोशल मीडिया पोस्ट से एमएनएस के नेता इतने भड़के कि पहले सरेआम उस व्यक्ति के साथ मारपीट की गई, उसके बाद उसका जुलूस निकाला गया। हा एक मारवाडी आहे, इकडे दुकान आहे याचं, लक्ष आलं काय? त्यांनी स्टेटस टाकला होता की मराठी माणसाला आम्ही तो मारवाडी लोक महाराष्ट्रामध्ये राहू। मुंबई में एमएनएस की गुंडाई। पण तुमची सगळ्यांची जबाबदारी आहे की मराठी माणसाने या दुकानावर बहिष्कार केला। मराठी वर्सेस मारवाड़ी, भाषा की लड़ाई जारी। मुंबई में मराठी बोलने को लेकर एमएनएस कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले एक हफ्ते में 3 ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जब भाषा को लेकर सड़क पर हंगामा बरपा है। ये तीनों तस्वीरें इसी महीने की हैं। पहली तस्वीर कल विक्रोली से आई, जहां एक मारवाड़ी दुकानदार को मराठी विवाद में पहले मारा पीटा गया और फिर उसका जुलूस निकाला गया। 2 दिन पहले ऐसी ही तस्वीरें नवी मुंबई के उरण इलाके से आई थी, जहां एक टैक्सी ड्राइवर को कुछ मराठी ऑटो चालकों ने मराठी बोलने के लिए धमकाया। जबकि तीसरी तस्वीर मीरा रोड के भयंदर की है, जहां 2 हफ्ते पहले एक दुकानदार को मराठी नहीं बोलने पर सरेआम थप्पड़ मारे गए, जिसके बाद व्यापारी यूनियन ने एमएनएस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया था, मगर उसका कोई फायदा नहीं दिख रहा है। विक्रोली में एक बार फिर एमएनएस के गुंडों ने सरेआम एक दुकानदार को पहले धमकी दी, फिर उसके साथ मारपीट की और फिर उसका जुलूस निकालते हुए पुलिस स्टेशन लेकर गए। पैसे कमवले आणि इथे महाराष्ट्राला सांगता तुम्ही, महाराष्ट्र हालांकि इस मामले में शुरुआती गलती इस मारवाड़ी व्यापारी की बताई जा रही है। दरअसल उसने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए मारवाड़ी को मराठी पर भारी बताया था। इसी बात से इलाके के स्थानीय एमएनएस नेताओं का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने मारवाड़ी की दुकान पर धावा बोल दिया। सर्वांना जय महाराष्ट्र। हा एक मारवाडी आहे, इकडे दुकान आहे याचं, लक्ष आलं काय? त्यांनी स्टेटस टाकला होता की मराठी माणसाला आम्ही तो मारवाडी लोक म्हणून। इथे बोल लहान पकडायचा, सांगायचा आम्ही धंदे करायला आलो इकडे। मगर सवाल ये उठता है कि आखिर एमएनएस नेताओं को मारपीट का अधिकार किसने दिया? एक दुकानदार का सरेआम जुलूस क्यों निकाला गया? अगर आपत्तिजनक पोस्ट की थी तो शिकायत क्यों नहीं की? क्या एमएनएस के नेता पुलिस वालों का काम खुद करेंगे? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या महाराष्ट्र में भाषा विवाद की लड़ाई यूं ही चलती रहेगी? एमएनएस के गुंडे कभी दुकानदार तो कभी ड्राइवर को निशाना बनाते रहेंगे। आखिर मुंबई पुलिस और सरकार इस गुंडागर्दी के खिलाफ एक्शन कब लेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस बीच बड़ी खबर बताऊं आपको कि पारस अस्पताल में शूट आउट हुआ, उस पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। परिजनों ने चंदन की हत्या के लिए तौसीफ का नाम लिया। वीडियो में जो सबसे आगे शख्स है वो तौसीफ ही है। पटना के फुलवारी का रहने वाला तौसीफ है, जो कि इस हत्याकांड का प्रमुख आरोपी बताया जा रहा है। शूटआउट का चंदन के परिजनों ने इस बात का खुलासा किया। पटना के अस्पताल में शूटआउट केस में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। शुरुआत में 5 चेहरे सामने आए थे, जिसमें कि सबसे आगे चल रहे चेहरे को पहचान लिया गया। चंदन के परिजनों के द्वारा नाम तौसीफ और एफआईआर दर्ज। वहीं बलरामपुर से पकड़े गए जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के बारे में वो हैरान करने वाला खुलासा मैं करने जा रहा हूं।
जिसे आप सुनेंगे तो शायद खून खौल जाए। ये खुलासा क्योंकि उन लड़कियों ने किया है, ये खुलासा उन महिलाओं ने किया है जो चांगुर के कब्जे में रह चुकी थीं, चांगुर की साजिशों का शिकार बन चुकी थीं, चांगुर के जुल्मों को झेल चुकी। सबसे पहले चांगुर के गुनाहों की एक लिस्ट में दोहराता हूं आपके साथ। पहला, सामूहिक रेप, सामूहिक बलात्कार, वीडियो बनाना, वीडियो से ब्लैकमेल करना, उन लड़कियों को सिगरेट से जलाना, उनके हाथ पैर काटने की धमकी दे। ये 4 वो पहलू हैं जिनको कि ये महिलाएं, ये लड़कियां झेल चुकी। ये सारी यातनाएं सिर्फ इसलिए ताकि चांगुर के कब्जे में आए लड़कियां उसका राज किसी और के सामने न खोल। एक पीड़िता की चांगुर गैंग के गुर्गे ने मोदी और योगी के नाम की धमकी तक, कुछ ऐसा ही था जैसा पहलगाम हमले के बाद आतंकवादियों ने मृतकों के परिवार की महिलाओं को कहा था कि जाकर मोदी से बता देना कि वहां क्या हुआ। ठीक वैसे ही चांगुर गैंग के गुर्गों ने पीड़ितों को योगी और मोदी के नाम की धमकी दी और कहा कि हम देखते हैं कि तुम्हारे योगी तुम्हें बचाते हैं या तुम्हारे मोदी तुम्हें बचाते हैं। एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। सीएम योगी ने बलरामपुर के जलाउद्दीन उर्फ छांगुर को जल्लाद जो कहा था, ये उसके गुनाहों के पर्दाफाश होने के बाद पता चल रहा है। को मेरा गैंगरेप किया, सिगरेटों से मुझे जलाया गया, बेल्टों से मारा, चाकुओं से वार किए गए। इंटरनेशनल धर्मांतरण गैंग चलाने वाला छांगुर हिंदू बहन बेटियों के साथ कितनी घिनौनी हरकत करता था, उसकी गवाही अब वही लड़कियां दे रही हैं। देखते हैं तुझे कौन बचाता है, तेरा योगी बचाएगा या मोदी बचाएगा। हैरानी की बात यह है कि छांगुर गैंग के गुर्गे अपने कब्जे में आई इन लड़कियों को धमकी देते थे कि देखते हैं तुझे योगी बचाते हैं या मोदी। मगर छांगुर के गुर्गों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उन्होंने जिसे चैलेंज किया है वो बहन बेटियों के दुश्मनों का कितना बड़ा दुश्मन है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था। जिन्होंने बाबा को चैलेंज किया उनको बुलडोजर ने दिखा दिया कि यूपी में सामाजिक या धार्मिक अपराध का अंजाम क्या होता है। इस बीच छांगुर के कब्जे से छूटी लड़कियां उसके गुनाहों की पोल खोल रही हैं। ये वो पीड़िता हैं जिनका छांगुर गैंग ने जबरन धर्म परिवर्तन किया और उन्हें डराते धमकाते रहे, और तो और योगी मोदी के नाम पर चैलेंज भी करते रहे। सबसे पहले तुझे इस दुनिया से उठा देंगे, देखते हैं तुझे कौन बचाता है, तेरा योगी बचाएगा या मोदी बचाएगा। तू बहुत मीडिया तक पहुंच गई है और तू बहुत उड़ने लग गई है, तेरे पर काट दिए जाएंगे। छांगुर के चंगुल से आजाद हुई एक पीड़िता ने सीएम योगी से न्याय की गुहार लगाते हुए बताया कि धर्मांतरण के नाम पर किस कदर लड़कियों का शोषण होता था। उनका बलात्कार, सिगरेट से जलाने की धमकी और अश्लील वीडियो दिखाकर ब्लैकमेलिंग की जाती थी। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलके 13 दिसंबर 2024 को मेरा गैंगरेप किया, सिगरेटों से मुझे जलाया गया, बेल्टों से मारा, चाकुओं से वार किए गए, मेरे फेस को खराब कर दिया गया मार मार के, घर लाके मेरे साथ मारपीट की, बेहोश कर दिया गया। बेहोशी की हालत में आंख से दिखाई नहीं दे रहा था, मेरा फेस पूरा उन्होंने उससे क्रिकेट बैटों से वो कर दिया था, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ बोल नहीं पा रही थी। बताया जा रहा है कि छांगुर गैंग ने 5000 से ज्यादा लड़कियों का धर्मांतरण कराया। छांगुर के धर्म परिवर्तन का नेटवर्क यूपी से सऊदी तक फैला हुआ था। धर्मांतरण गैंग में छांगुर का पूरा परिवार शामिल था। छांगुर गैंग के लोग हिंदू बनकर पहले महिलाओं से मिलते, फिर मुस्लिम परिवार हिंदू बनकर बात करता और फिर अश्लील वीडियो बनाकर उनका धर्मांतरण करा दिया जाता था। मगर अब इन्हीं लड़कियों ने उसके इस्लामी एजेंडे का पर्दाफाश कर दिया है। धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने लगे, मैं उसके लिए विरोध किया, वहाँ पे मेरी अश्लील वीडियो बनाई गई, उसके आधार पर मुझे ब्लैकमेल किया गया, मेरे साथ मारपीट करते रहे। मेरा 3 महीने राजू राठौर बन के जो व्यक्ति इसका एजेंट था छांगुर का, वो वसीम नाम का व्यक्ति 3 महीने शोषण करता रहा। फिर 3 महीने के वीज़ा ख़त्म होने के बावजूद मुझे वापस कर्नाटका भेज दिया गया। जैसे कर्नाटका आई, लगातार ये लोग टच में रहे मेरे, और पूरी फैमिली हिंदू बन के बात करती थी, पूरी फैमिली टच के अंदर थी। तुषार श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और अब मैं आपको बताता हूं छांगुर के धर्मांतरण रैकेट से जुड़ा हुआ एक और खुलासा। यह खुलासा एक कोड वर्ड से हुआ। क्या ये कोड वर्ड और छांगुर गैंग इसका इस्तेमाल कैसे करता था, इस रिपोर्ट में बताओ। छांगुर और उसकी गैंग ने लड़कियों के धर्मांतरण के लिए धरती पलट जैसे बाकायदा कोड वर्ड तय कर दिए थे, जिसके जरिए वो आपस में बात करते थे, धर्म परिवर्तन की बात कर रहे थे। जैसे कि ये हमें नाम देते हैं, जैसे कि इन लोगों ने एक प्लान का नाम रखा था, इन्होंने धरती पलट, जो कि धर्म परिवर्तन के विषय में एक इन्होंने जो है कोड वर्ड रखा हुआ था, धरती पलट। लड़की जब वहाँ पहुँच जाती है तो उसको बोलते समान आ गया, ये इनका कोड वर्ड होता है। छांगुर के गुर्गों में नीतू उर्फ नसरीन भी शामिल थी, जो लड़कियों को छांगुर से भी मिलवाया करती थी और उनसे कहती थी कि छांगुर का अल्लाह से कनेक्शन है, वो सारी परेशानियां दूर कर सकता है। कि नहीं, बाबा ने हमारी बहुत मदद करी है, बाबा का डायरेक्ट कनेक्शन अल्लाह से है, रूहानी ताकतें हैं उनके पास, और मेरी बच्ची बीमार हो गई थी, उसको बाबा ने ही ठीक किया है। तो इस तरह से मुझे नीतू से मेरी मुलाकात हुई। नीतू वहाँ पे जहाँ पे मेरी मुलाकात हुई थी, कम से कम छोटा सा कमरा था, 25-30 महिलाएं लड़कियाँ यही थी। तो बाबा ने यही इतना ही मुझसे कहा कि अपना धर्म परिवर्तन कर लो, खुशहाल ज़िंदगी जियोगी, हमारे यहाँ कोई परेशान हाल नहीं रहता है। मगर असलियत में छांगुर कितनी खतरनाक और घिनौनी साजिश रच रहा था, इसका अंदाजा इन पीड़ितों के बयान से लगाया जा सकता है। अवैध धर्मांतरण के अलावा उसके और कितने काले धंधे थे, इसकी फहरिस्त दुनिया के सामने है। लेकिन अब छांगुर का सारा खेल खत्म हो चुका है। छांगुर के काले कारनामे एक एक कर पूरी दुनिया के सामने आ रहे हैं। उसके अधर्म लोक पर बुलडोजर चल रहा है और पाप की नगरी मिट्टी में मिलती जा रही है। तुषार श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।